अब अगला पॉइंट दे रखा है कि कोई सदस्य अपनी योग्यता कैसे खो सकता है, यानी कि कैसे अयोग्य हो सकता है। तो उसके लिए विभिन्न प्रावधान कर रखे, रुचिकर है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले दे रखा है कि यदि नामित सदस्य 6 माह के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। मैं समझाता हूँ क्या मतलब हो गया इसका। उदाहरण लीजिए, सचिन तेंदुलकर किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, और वो सांसद बन गए। 6 महीने के भीतर वह चाहते तो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते थे। यदि वह किसी पार्टी में शामिल होने का निर्णय मनोनीत होने के 6 महीने के बाद लेते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, उनकी सदस्यता नहीं मानी जाएगी। दूसरा हो गया निर्दलीय। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है निर्दलीय। अगर कोई है, निर्दलीय होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव नहीं लड़ता, उसे निर्दलीय कहते हैं। तो निर्दलीय भी बाकी बचे हुए समय के लिए, जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वह निर्दलीय रहते हुए सरकार में भी शामिल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां एक निर्दलीय बाहुबली सरकार में शामिल हो गए, लेकिन वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। अगला हो गया, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एसएससी का सवाल है, यदि वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। की जा सकती का मतलब है कि यदि वो संचालक को, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित कर दे और कारण बता दे कि इस कारण वो नहीं आ रहा, तो ऐसे में नहीं जाएगी। तो ये कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अक्षरशः पालन किया जाता हो और हटा दिया जाता हो। लेकिन एसएससी में सवाल जरूर आ गया कि कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त हो सकती है। अगला आ गया, यदि कोई व्हिप का उल्लंघन करता है। इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। ये जो व्हिप वर्ड है, इसका मतलब वो ये होता है हमारी राजनीतिक की शब्दावली में कि जब भी संसद में किसी मुद्दे को लेकर मतदान होता है तो उस मतदान से पहले सारे राजनीतिक दलों का एक व्हिप संचालक होता है, यानी कि व्हिप कोऑर्डिनेटर होता है। मान लेते हैं समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में, उनका एक व्हिप संचालक बनेगा। वह संबंधित मतदान से पहले अपने पार्टी के सदस्यों को एक दिशा निर्देश देगा, उसे व्हिप कहते हैं। हर सदस्य को उस आदेश अनुसार ही मतदान करना होगा। यदि कोई सदस्य उसकी अवहेलना करता है और अलग जगह मतदान करता है, मतदान डालने नहीं आता है, ऐसे में उस पार्टी का व्हिप संचालक सदन के अध्यक्ष के पास शिकायत करेगा, और यदि वो शिकायत सही पाई जाती है तो सदन का संचालक, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। अगला पॉइंट आ गया, यदि कोई सदस्य ऐसा है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सदस्य हो, तो ऐसी स्थिति में यदि 10 दिनों तक उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि कौन से सदन की सदस्यता वह रखना चाहता है, तो ऐसे में 10 दिन के बाद उसकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वैसे ही अन्य पॉइंट है कि यदि कोई सदस्य है जो लोकसभा का या सदन का सदस्य भी है, मान लीजिए सदन का सदस्य है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और विधान मंडल का भी सदस्य है। विधान मंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के अंदर जो विधायिका है उसका सदस्य हो, चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी हो। तो ऐसे में यदि उसने 14 दिनों तक ये स्पष्ट नहीं करा कि वो किसकी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है, तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एग्जाम्पल है, यदि मान लिया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ये गोरखपुर से सांसद थे, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि या तो वो विधायक हो,
हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में, या फिर वो मुख्यमंत्री बनने या मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर सदस्यता ग्रहण कर ले। तो इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करी, चुनाव लड़ा और जीत गए। विधान परिषद मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका सदस्य विधायक या एमएलसी कहलाता है। जब वो एमएलसी बन गए तो उनकी लोकसभा की जो सदस्यता थी वो 14 दिन के बाद अपने आप ही खत्म होगी, क्योंकि ये क्या कह रहा है, अगर कोई विधायक है और सांसद भी है और 14 दिनों तक वो इस चीज़ को नहीं बताता कि कौन सी सीट वो रखना चाहता है, तो ऐसे में उसकी संसद की सीट समाप्त हो जाएगी। 7वां कंडीशन ये है कि भारत के अंदर ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंतर्गत ये अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 जगह से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। जैसे मोदी जी चुनाव लड़े थे बड़ौदा से और उत्तर प्रदेश के बनारस से। तो जब नतीजे आ गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बनारस की सीट रखना चाहता हूँ, तो बड़ौदा की जो उनकी चुनाव था वो रद्द हो गया और वहाँ दोबारा चुनाव हुए। यदि 14 दिनों तक कोई भी विजेता प्रत्याशी ये स्पष्ट नहीं करता है कि वो कौन सी सीट रखना चाहता है, कौन सी छोड़ना, तो उसकी दोनों सीटें निरस्त हो जाएंगी। इसके बाद 8वां बिंदु दिया गया है, क्रम से ही चल रहा हूँ ताकि आपको इसको ध्यान रहता है कि ये है कि यदि कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देता है, तो ऐसे में उसकी सदस्यता समाप्त होगी। जैसे यदि कोई सदस्य उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ता है और जीतता है, और जीतने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र देता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त होगी। उसकी जो सीट खाली होगी उस पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे, उन्हें उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहा जाता है। परंतु यदि पार्टी उस सदस्य को स्वयं निकालती है तो उसकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगा। यानी कि अमर सिंह का एग्जाम्पल लिए, जिनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है, वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। जब उन्हें पार्टी से निकाल दिया तो ये मांग उठी कि वो राज्यसभा के अब सदस्य नहीं रहे, लेकिन तकनीकी तौर पर ये स्पष्ट हो गया कि उन्हें उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी ने निकाला है। यदि स्वयं वो समाजवादी पार्टी छोड़ते तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाती। अगला पॉइंट दे दिया कि अयोग्यता कैसे अयोग्य हो सकता है। अगला पॉइंट है कि यदि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा किसी को दी जाती है तो ऐसे में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी हमारे यहाँ सजा के या इसके संदर्भ में, और ये इसका पूरी तरह पालन होता है। जैसे ही सजा मिलती है वैसे ही अब जो है उसकी सदस्यता, चाहे मुख्यमंत्री हो जयललिता, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, चाहे अन्य कोई भी सदस्य हो उसे तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो किसी भी राज्य से। आखिरी पॉइंट दे दिया कि हमारे यहाँ पर चुनाव खर्च करने के लिए एक निश्चित धनराशि निर्धारित की गई है, और जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं उसके 30 दिनों के भीतर उस प्रत्याशी को अपने सारे खर्चे का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होता है। यदि वो ऐसा नहीं करता, यानी कि प्रत्याशी या उम्मीदवार अपने खर्चे का ब्यौरा जमा नहीं कराता, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है या कर दी जाएगी। इस तरीके से ये कुछ कंडीशन है। 10वीं मैं लिख देता हूँ ताकि जो वैसे भी निशान लगा रहे हो या लिख रहे हो वो याद रखें। 10वें के अंतर्गत क्या किया गया कि चुनाव खर्च का जो ब्यौरा है वो नतीजे आने के 30 दिनों के भीतर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी जो है डीएम बनाया जाता है, तो उसके पास उसे अपने सारे खर्च का ब्यौरा सौंपना होगा। अगला ध्यान रखे करके पॉइंट दे रखा है, एक शब्द आ रहा है इसके अंदर, दल बदल विरोधी कानून। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून है
इसके संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार किसे है और ये क्या है, आगे चर्चा होगी, लेकिन क्योंकि संदर्भ है तो जान लीजिए। इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, या इसे कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून। और मैंने जब आपको अनुसूचियां कराई थी या जब मैंने आपको शेड्यूल कराए थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जो है जोड़ी गई थी जिसको कहते हैं 10वीं अनुसूची। इस 10वीं अनुसूची के द्वारा यानी कि 10th शेड्यूल, इसमें यह किया गया कि यदि कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई, उसी को कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। और इसमें वर्तमान में ये स्थिति है कि यदि पार्टी छोड़ने का निर्णय 2/3 विधायक अगर राज्यों में है या 2/3 उस पार्टी के सांसद, किसके होने चाहिए, संबंधित पार्टी के, तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं और उनकी सदस्यता पर भी आंच नहीं आएगी। मान लीजिए किसी पार्टी के 30 सांसद या विधायक हैं, तब क्या हो गया, यानी कि 20 विधायक या सांसद जो है पार्टी छोड़ सकते हैं और उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आएगी। लेकिन अगर 20 से कम 19 पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। और यदि कोई विलय करना चाहती है, कुछ विधायक चाहते हैं हम दूसरी पार्टी में विलय करें, तो विलय करने के लिए पूर्ण सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। पूर्ण सदस्यों की संख्या जो हमारा एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें मैंने कहा 30 सदस्य, तो 30 के 30 सहमत होने चाहिए किसी पार्टी में विलय। अगर 29 कहते हैं हम पार्टी का विलय करेंगे तो वो अमान्य होगा। वे पार्टी 29 सदस्य पार्टी छोड़ तो सकते हैं क्योंकि 2/3 कानून वाले प्रभाव के कारण, लेकिन विलय नहीं कर सकते। विलय का मतलब हो गया मर्जर, इंग्लिश में हो गया इसका मतलब मर्ज। तो किसी पार्टी को अगर मर्ज करना है तो सारे विधायक या सारे सांसद जो है वो दूसरी पार्टी में मिलने चाहिए। अगला पॉइंट दे दिया अध्यक्ष महोदय के बारे में। देखिए आपने पढ़ा था राज्यसभा के जो संचालक हैं वो कौन है, राज्यसभा के जो संचालक या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं सभापति या चेयरमैन, और लोकसभा के अंदर होते हैं स्पीकर या अध्यक्ष। इनका क्वेश्चन आया एसएससी के एग्जाम में कि लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो हमारा आंसर होगा ये हमने ग्रहण किया है कहाँ से, ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अंदर भी लोकसभा का अध्यक्ष बनता है जो पूरे के पूरे उसके निचले सदन को, निम्न सदन को, जिसे उनके यहाँ कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, उसका संचालन करता है। लेकिन एक मामले में हम ब्रिटेन के अध्यक्ष, वहाँ की संसद के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के में भिन्नता पाते हैं। वो ये है कि ब्रिटेन में तो जो कोई भी वहाँ के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष बनेगा वो जिस पार्टी से है उसकी सदस्यता वो त्यागता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वर्तमान की लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वह ओम बिरला, वो बीजेपी से हैं और बीजेपी पार्टी में वो बने हुए, तो हमारे यहाँ कोई बाध्यता नहीं है कि वो अपनी सीट या अपनी पार्टी से त्यागपत्र दें। दूसरा हो गया लोकसभा के बारे में, अध्यक्ष आदि के बारे में। देखिए सारांश बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इसका चुनाव जो है सामान्य बहुमत से होता है। सामान्य बहुमत से लोकसभा के जो सामान्य बहुमत लोकसभा सदस्यों द्वारा, सामान्य बहुमत का मतलब होता है उस दिन लोकसभा में जितने सदस्य आए होंगे वे यदि बहुमत से प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं तो वो चयनित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ, जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ 543 सांसद हैं और 2 और, चलो 545 ही लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, 545 है, और जिस दिन वोटिंग पड़नी है उस दिन कितने आए जी, उस दिन आए 300। तो हम क्या कहेंगे, 151 यदि सांसदों ने किसी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करा तो वो अध्यक्ष बन जाएगा। इसी को सामान्य बहुमत कहा जाता है। और इसी प्रकार से लोकसभा का उपाध्यक्ष भी होता है। अब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में एक भिन्नता है कि हमारे यहाँ परंपरा ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की सरकार बनती है, क्योंकि संचालन करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और उपाध्यक्ष जो बनता है हमारे यहाँ वो बनता है विपक्षी दल का।
ये हमारे यहाँ परंपरा है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो ज़्यादा मजबूत हो सके। तो विपक्षी दल आपस में सहमति बनाते हैं, उसके ऊपर वोटिंग होती है, लेकिन बनता विपक्षी दल का ही है। सरकार जो है किसी भी प्रत्याशी को चुनाव नहीं लड़ाती उपाध्यक्ष से। तो इस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और यदि ये दोनों पद रिक्त हो जाएं तब क्या होगा? रिक्त होने की बात कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा अनुपस्थित। यदि एब्सेंट होते हैं दोनों तो अध्यक्ष का एक पैनल बनता है 10 सांसदों का। राज्यसभा में आपने पढ़ा था 6 राज्यसभा के सांसदों का एक पैनल बनता है। तो सभापति उपसभापति यदि नहीं हुए तो उन 6 में से कोई एक। और यदि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एब्सेंट हैं तो उस 10 मेंबर में से कोई एक संचालन करेगा। लेकिन यदि दोनों ही पद से हटा दिए जाएं तो राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे नियुक्त कर सकता है अध्यक्ष के पद पर, जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव ना हो। अब अध्यक्ष का पद इतना इंपॉर्टेंट है तो अध्यक्ष का पहले दिन, जब नई लोकसभा गठित होती है तो पहले दिन चुनाव नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोगों को शपथ ग्रहण करानी होती है। तो जब पहली बार नई लोकसभा बैठक करती है तो उस समय पर जो सबसे वरिष्ठ सांसद होता है उसे बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। इसी को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य हो। जैसे 2019 में जब हमारी लोकसभा गठित हुई तो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने शपथ आदि ग्रहण कराने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन करवाया, और जैसे ही चुनाव के नतीजे में ओम बिरला विजयी घोषित हुए तो उन्होंने पदभार संभाल लिया और ये सामान्य सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सीट ग्रहण करी। इसको अस्थायी, ये क्वेश्चन आया था सीडीएस के एग्जाम में। इसके बाद हो गया अध्यक्ष के अधिकार। क्या क्या अधिकार हैं लोकसभा के अध्यक्ष के? भाई यदि हम कहते हैं कि हमारी संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है, तो उस मंदिर में जो पुजारी की भूमिका है वो लोकसभा के अध्यक्ष है। तो जैसे आदरणीय स्थान मंदिर में एक पुजारी का है, वही आदरणीय स्थान, शोभनीय स्थान लोकसभा के अध्यक्ष का भी है। लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो दल बदल विरोधी कानून के दायरे से बाहर है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर दल बदल विरोधी कानून से बाहर। इसका अर्थ ये हो गया कि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं माननीय ओम बिरला जी, वो बीजेपी पार्टी से त्यागपत्र दे दें तो ऐसे में उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, परंतु शर्त यह है कि वो पार्टी का त्यागपत्र देने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। पहला तो ये पॉइंट है। फिर है, और किसी पर दल बदल विरोधी कानून लागू होना है या नहीं है, ये निर्णय कौन लेगा? ये लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। दूसरा पॉइंट हो गया कि धन विधेयक के मामले में दूसरा विशेष अधिकार है कि जो एक विधेयक होता है जैसे खजाने से पैसे निकाले जा सके, उसे मनी बिल या उसे धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक की शुरुआत या किसी भी विधेयक को धन विधेयक का जो दर्जा है वो कौन देगा? लोकसभा का अध्यक्ष देगा। और ये आगे आप पढ़ोगे तो शुरुआत इसकी लोकसभा से ही होगी। धन विधेयक लोकसभा में ही रखा जाता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको ये दर्जा प्रदान करता है। अगला बिंदु हो गया संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक या जॉइंट सीटिंग जो है वो विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर सहमति ना बन पा रही हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, दोनों सदन के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो इसका संचालन करते हैं या उसको प्रिसाइड करते हैं। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा देने का अधिकार, विपक्ष का नेता वो भी इन्हीं को है। इसीलिए जब 2019 के अंदर विपक्ष का नेता नियुक्त होने की बात आई तो ओम बिरला से यह आग्रह किया विपक्षी दलों ने कि लोकतंत्र को स्वस्थ और बेहतर रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि विपक्ष को भी मौका दिया जाए।
यदि उन्होंने सीटें प्राप्त नहीं करी है तो भी वो दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि ये विवेक अधिकार किसका है, ये विजडम किसकी है, ये विजडम जो है ये विजडम है लोकसभा के अध्यक्ष की। लेकिन ओम बिरला जी जो है उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10% वाली जो बात है वो बात मान्य होगी, इसीलिए हम किसी को भी इस पद पर नियुक्त नहीं करेंगे। और ये केवल अभी ऐसा मामला नहीं हुआ, पूर्व के अंदर जब कांग्रेस पार्टी बहुमत प्राप्त करती थी और विपक्षी दल बहुत कमजोर स्थिति में रहते थे, तब अनेकों बार ऐसा हुआ कि विपक्ष का नेता ही नहीं रहा। इसके बाद पद मुक्ति, इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो इनको हटाने के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, कम से कम 50 लोकसभा के जो सांसद हैं वो इस पर हस्ताक्षर करेंगे। उनके हस्ताक्षर के बाद इस पर मतदान कराया जाएगा और जैसे प्रक्रिया से इन्हें चुना गया, यानी कि जितने सदस्य उपस्थित होंगे उनके आधे से एक ज़्यादा यदि इन्हें हटाने के पक्ष में मतदान करेगा तो उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा। और इसके अंदर और जो पॉइंट दे रखा है वो त्यागपत्र के अंतर्गत है। हाँ, इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो मैंने दे रखा है कि जब ये चुनाव होगा तो उस चुनाव में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भी मतदान करेगा, क्योंकि जब उन्हें हटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी तब वो अध्यक्ष नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो मतदान कर सकते हैं, लेकिन अगर बराबर वोट पड़े हों तब वो मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो निर्णय नहीं दे सकते कि मुझे हटाया जाए या ना हटाया जाए। इसीलिए उन्हें समान वोट होने पर, यानी कि कास्टिंग वोट की जब बात आएगी, निर्णायक वोट की बात आएगी, तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। त्यागपत्र वो किसे देंगे अपना? वो त्यागपत्र सौंपते हैं अपने उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसे वो त्यागपत्र देंगे। अगला जो बिंदु है हमारा, इसके बाद आता है उपाध्यक्ष को हटाने के बारे में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये फिलहाल आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 22 करा रहा हूँ। इसके अंदर दे रखा है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं अब तक, उनके कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। CDS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था नीलम संजीवा रेड्डी का। जैसे आप जानते हो कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है देश के राष्ट्रपति भी बने और राष्ट्रपति बनने से पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन सवाल ये आया था कि कौन सा लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा है जो देश का राष्ट्रपति बना। वहाँ पर आंसर हमारा नीलम संजीवा रेड्डी है। इसके अलावा जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहली लोकसभा जब गठित हुई तो उसके पहले अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, वो ध्यान रखना। साथ ही उपाध्यक्ष का नाम दे रखा, अनंत श्यानम अयंगर का नाम दे रखा, ये भी याद कर लीजिएगा, SSC के एग्जाम में आया उपाध्यक्ष का। तो अनंत श्यानम अयंगर ये पहले उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा तो मैं यहाँ पर नाम अगर चाहें तो मैं यहाँ पर एक बार इनको लिख भी देता हूँ। और एक पॉइंट और आया, हाँ, 1925 में जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में केंद्रीय विधायिका का, सेंट्रल लेजिस्लेचर का गठन हुआ तो उसका पहला भारतीय अध्यक्ष जो चुना गया उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो 1925 में ये क्वेश्चन भी SSC में आ चुका है, विट्ठल भाई पटेल। इसके अलावा 1952 में जब पहली लोकसभा हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। इसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में मैंने बताया, जो देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा पहली महिला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्रीमती मीरा कुमार और पहले दलित अध्यक्ष हैं GM बालियोगी।